Welcome to Exam Pool. हेलो दोस्तों, एग्जाम पूल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुशील। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं साइंस का वो क्वेश्चन लाए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो ये हम आगामी एग्ज़ाम जो टेट होगा, सुपर टेट होगा और जूनियर शिक्षक भर्ती होगी, उसमें ये क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसके हम उस परीक्षा को देखते हुए जो हम ये क्वेश्चन लाए हैं। तो आप लोग यदि हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और यदि आप हमारे टेलीग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर एग्जाम पूल के नाम से टेलीग्राम है, उस पर जुड़ जाइए। और उसका जो लिंक है, टेलीग्राम का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जो है जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इसके अलावा भी एक आपका है जो ऊष्मा है, ऊष्मा का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, ऊष्मा का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। तो इस तरह कार्य और ऊर्जा तथा ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इन तीनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी क्या। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, किसकी इकाई है, दूरी क्या। अगला प्रश्न, आवाज़ मापने की इकाई क्या है। तो आवाज़ मापने की इकाई डेसिबल है। ठीक है, किसी की आवाज़ अगर मापा जाता है तो किस में मापा जाता है, डेसिबल में। जैसे कहीं शोर हो रहा है, जो उसका जो आवाज़ मापते हैं कितना तेज़ शोर हो रहा है, तो किससे मापते हैं, डेसिबल में मापा जाता है। तो आवाज़ मापने की इकाई क्या है, डेसिबल है। ठीक है, अगला प्रश्न, पार्सेक किसकी इकाई है। तो पार्सेक क्या, किसकी इकाई है, दूरी क्या। तो दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है क्या है, पार्सेक है। ये भी एग्जाम में आया है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। तो दूरी का सबसे बड़ी इकाई क्या है, पार्सेक है। ठीक है, अगला प्रश्न, किसी पिंड का भार सर्वाधिक कहाँ पर होता है। तो कहाँ होता है दोस्तों, ध्रुव पर होता है। किसी भी पिंड का भार सर्वाधिक कहाँ पर होता है, ध्रुव पर होता है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है। तो किसी वस्तु का भार न्यूनतम जो होता है पृथ्वी के केंद्र पर होता है। मतलब अधिकतम जो होता है, किसी वस्तु का भार अधिकतम ध्रुव पर होता है और न्यूनतम कहाँ होता है, पृथ्वी के केंद्र पर होता है। अगला प्रश्न, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से, किस यहाँ पे अड़ा है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह, ये युगल किया गया है, वह है ताकि वह अधिकतम दूरी पर जा सके। तो किस कोण से मारा जाना चाहिए, 36 से 45 अंश के कोण पर। यदि आप 36 से 45 अंश के कोण पर मारते हैं तो आपकी जो गेंद होगी अधिकतम दूरी पर जाएगी। अगला प्रश्न, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो, ध्यान समझिए, अगर कोई वस्तु है आप पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जा रहे हैं तो क्या होगा, आपको बताना है क्या होगा, वस्तु का भार घट जाएगा। ध्यान समझिए, अगर कोई चीज़ पृथ्वी से आप चंद्रमा पर ले जा रहे हैं, ये पृथ्वी है आपका, पृथ्वी से आप चंद्रमा पर ले जाएंगे तो जो वस्तु का भार है चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कितना घटेगा, 1/6 घटता है। 1 कितना घटता है, 6 घटता है। जैसे कि पृथ्वी पे कोई वस्तु 60 kg का है, कितना है, 60 kg का। पृथ्वी पे कोई वस्तु 60 kg का है और आप चंद्रमा पे ले जाएंगे और कितना kg हो जाएगा, 10 kg का हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 kg का हो जाएगा, यही है। तो अगर आप जो है पृथ्वी से किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका वस्तु का भार क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, और कितना घटता हो जाता है, 1/6 घट जाता है। अगला प्रश्न, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का। ये भी एग्जाम पूछा गया है, ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का। अगला प्रश्न, पास्कल किसकी इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है, दाब की। पास्कल किसकी इकाई है, पास्कल किसकी इकाई है, दाब की है। अगला प्रश्न, कैंडेला किसका मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। आगे देखिए, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, कब की गई, 1971 में। 1971 में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई। आगे देखिए, विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है। विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है, एम्पियर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है, एम्पियर है। अगला प्रश्न, तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। मतलब कि जल में तैरना न्यूटन के किस नियम के कारण संभव है। न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है,
तृतीय नियम, न्यूटन के जो लॉ है, न्यूटन का कितने नियम है, 3 नियम है, ठीक है। और जो तीसरा नियम है, तीसरा नियम के कहता है कि जल में तैरते हैं जो आप, वो किस नियम के कारण तैरते हैं, न्यूटन के तृतीय नियम के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न, बल की परिभाषा, बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम में दी गई है। तो बल की परिभाषा जो है न्यूटन के पहले नियम में दी गई है। बल की परिभाषा न्यूटन के पहले नियम में दी गई है। और पहले नियम को, न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो जल में तैरना न्यूटन के किस नियम के कारण संभव है, तृतीय नियम। तृतीय नियम के कारण क्या है आपका, तृतीय नियम के कारण संभव है, ठीक है। अगला प्रश्न, बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम में दी गई है। तो बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम में दी गई है, ठीक है। और देखिए जो न्यूटन का प्रथम नियम है, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या, जड़त्व। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं और इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो, गैलीलियो, ठीक है। एग्जाम में पूछता है कि न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं। तो प्रथम नियम को। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, किसके नियम को, प्रथम नियम को। तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं और गैलीलियो का नियम कहते हैं। और ऊपर के प्रथम नियम में बल की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, पहले नियम को और किस नाम से जानते हैं। तो न्यूटन के पहले नियम को ऊपर आपको बताए हैं। तो न्यूटन को पहले नियम को जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, न्यूटन के तृतीय नियम। न्यूटन के तृतीय नियम पर रॉकेट का सिद्धांत कार्य करता है। यदि आप बंदूक चलाते हैं तो वो भी जो है वो भी क्या करता है, न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जब दूध को प्रबल ढंग से, देखिए यहाँ पे लिखा है तो ये गलत टाइपिंग है, मथा है, यहाँ पे मथा होगा, ठीक है। हाँ, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है, ठीक है। जब आप दूध को प्रबल ढंग से मथते हैं तो उसमें किस कारण से जो है क्या होती है, किस कारण से क्रीम जो है अलग हो जाती है, अपकेंद्री बल के कारण। अपकेंद्री बल के कारण ही दूध से क्रीम क्या होती है, अलग हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, जब एक पत्थर को चाँद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसके भार तथा द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। देखिए दोस्तों, आपको ध्यान समझनी है। जैसे हम पृथ्वी पर से कोई वस्तु चंद्रमा पर ले जा रहे हैं तो कोई वस्तु जो है चंद्रमा पर ले जा रहे हैं तो उसका भार में कमी आएगी। कितना कमी आएगी, 1/6 कमी आएगी। लेकिन अगर हम चंद्रमा पर से कोई वस्तु पृथ्वी पर ले आ रहे हैं तो उसके भार में क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, ठीक है। उसका भार क्या होगा, बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा, जैसे देखिए हम यहाँ से पृथ्वी पर से कोई वस्तु 60 kg का है, पृथ्वी पर कोई वस्तु 60 kg का है, चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 10 kg का हो जाएगा। और चंद्रमा पर से यही 10 kg का वस्तु पृथ्वी पर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, 60 kg हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए चंद्रमा पर से अगर पृथ्वी पर ले आ रहे हैं तो वस्तु का भार में परिवर्तन होगा लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। यही आपको समझना है। अगला प्रश्न देखिए, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, जब लिफ्ट आपकी क्या हो, त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, तब जो है अपना भार अधिक मालूम पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक यहाँ भार है, यहाँ भारत हो गया है, वास्तविक भार से कब कम होता है वास्तविक भार से, जब लिफ्ट
त्वरित गति के साथ नीचे जा रही हो। जब लिफ्ट त्वरित गति के साथ नीचे जा रही होती है तो लिफ्ट में बैठे मनुष्य का जो व्यक्ति का जो प्रत्यक्ष भार होता है वो वास्तविक भार से कम होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, वर्षा की बूंद का जो आकार किस कारण से हो जाता है? वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो किस कारण से होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है, जो वर्षा की बूंद है गोलाकार हो जाता है। और देखिए क्या होता है, पृष्ठ तनाव किसमें पाया जाता है? पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। जैसे देखे होंगे दोस्तों, जब आप लोग शेविंग करते हैं तो शेविंग में जो ब्रश होता है जिसे आप पानी में डालते हैं, पानी में भिगोते हैं, उसके बाल आपस में क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। तो क्यों चिपकते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण ही शेविंग जो ब्रश होते हैं आपस में चिपक जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या पड़ेगा? पृष्ठ तनाव घट जाएगा। यदि साबुन को जल में घोलते हैं तो क्या होगा? जल का जो पृष्ठ तनाव होगा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 मतलब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न देखिए, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव। जल का जो बहाव होता है क्यूसेक से मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइए हमारा यह वीडियो कैसा लगा।